पेशावर सारे देखें। इससे पहले जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, ठीक है, कि नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए जो डायग्राम है उसको हम नॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन का डायग्राम है उसमें अगर आप देखें तो हमने ये कहा था कि इसमें जो py और pz है, सपोज करते हैं कि py pz है वो नीचे है और जो तीसरा ओरिएंटेशन है वो ऊपर है। इसकी क्या वजह है? देखिए, टिपिकली स्पीकिंग अगर आपके क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, समझ आ रहे, और चारों स्टूडेंट्स के दरमियान फासला ज्यादा है, फासला क्या है? ज्यादा है। 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपस में दोस्त हैं और चौथा स्टूडेंट उनसे बहुत ज्यादा दूर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो तीनों आपस में क्लास के दौरान बातें करते हैं और चौथा अकेला है तो टीचर की इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती। लेकिन अगर 4 स्टूडेंट हैं, तीनों आपस में गहरे दोस्त हैं और ये चौथा उनका दोस्त नहीं है, लेकिन उनके दरमियान गैप कम है, उनकी सीट्स एक दूसरे के साथ नजदीक है, तो ये जो चौथा वाला स्टूडेंट्स है ये भी उनके साथ कभी कभार डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्लास में डिस्टरबेंस फिर ज्यादा क्रिएट करता है। तो फिर टीचर क्या करता है, अगर ये चौथा मेंबर भी उनके साथ कंबाइन होता है और उनके साथ डिस्कशन में हिस्सा लेता है, क्लास में जब शोर बढ़ जाता है तो टीचर उसकी पोजीशन चेंज कर देता है। ऐसे करता है कि नहीं करता? ऐसे सारे टीचर्स करते हैं, हम भी करते हैं। जो ज्यादा बातें करते हैं या ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उस स्टूडेंट को हम मिसप्लेस करते हैं। ऐसे ही एटम्स के साथ भी है। जब आपके पास कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन हो या आपके पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन हो, तो इनमें जो एस ऑर्बिटल है नीचे वाला और ऊपर कोई भी आप ले सकते हैं, px, py, pz, ये वाला, इनके दरमियान एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल का ये जो गोल पार्ट है वो इस डंबल के एक गोल पार्ट के जैसा ही है। उस मॉडल में जो हमने बनाया था, ऐसे एक बॉल कंसिडर करें और दूसरा, तो ये एग्जैक्टली इसकी तरह, इसकी सिमेट्री सिमिलर है। तो देखिए, लेकिन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बनता है? प्रॉब्लम तब ओरिजिनेट होता है जब आपके पास कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन हो। उनमें जो 2s ऑर्बिटल है, 2s, अगर हम किसी भी इनमें से एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2 और 2p2, तो ये जो दो ऑर्बिटल्स है, ये दोनों 2s और 2p, इनके दरमियान एनर्जी गैप काफी कम है। एनर्जी गैप क्या है? काफी कम एनर्जी गैप है। तो देखिए, इन तीनों की इंटरेक्शन अपने साथ है। ये एक कार्बन के 3 और दूसरे कार्बन के 3 आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मगर ये जो चौथा एस ऑर्बिटल है ये भी इनके साथ इंटरेक्शन करता है और इनको मजबूर करता है कि आप मेरे साथ भी डिस्कशन करें। आई वांट टू बी योर पार्ट, मैं भी आपके ग्रुप का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर कार्बन का न्यूक्लियस है तो कार्बन के लिए जो एस ऑर्बिटल है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? बॉन्ड तब ज्यादा पॉसिबल स्टेबल होगी जब px px के साथ मिले, py py के साथ मिले और pz pz के साथ मिले। अब ये ss को कह रहा है कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करें और हम sp ओवरलैपिंग कर लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन कार्बन की कोशिश है कि दो कार्बन, वो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करके सिमेट्री और एनर्जी जिसकी सेम है, ओरिएंटेशन जिसकी सेम है, उसकी बॉन्डिंग हो। तो ये कार्बन क्या कर लेता है, मजबूरी के तहत जो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की जो इंटरेक्शन है, जो कम एनर्जी गैप की वजह से है, इस रिपल्शन को कम करने के लिए इस एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में से ये जो पी ऑर्बिटल है इसको ये ऊपर कर लेता है। अगर 3 दोस्त हैं आप और मैं आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा हूं और इन तीनों में से इस स्टूडेंट के साथ मेरी इंटरेक्शन ज्यादा है और टीचर को पता चल गया, तो टीचर इन तीनों में से किसको रिप्लेस करेगा? जिसके साथ मेरी डिस्कशन ज्यादा है। अगर इसको किसी और लाइन में बिठाएगा तो अब मेरी और इसकी इंटरेक्शन क्या है, खत्म हो जाएगी ना, तो ओवरऑल क्लास की स्टेबिलिटी आ जाएगी। द सेम इज द केस विद कार्बन, नाइट्रोजन एंड बोरान। इनमें अगर हम क्लियर इनके डायग्राम पढ़ लें तो क्लियर डायग्राम से ये वाले हैं। मैं सपोज करता हूं कि कार्बन का C2 मॉलिक्यूल बनता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिपीट करता हूं 1s2, 2s2
और 2p2 और दूसरे कार्बन का भी यही कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इसको तो आप छोड़ दें, देखिए ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, दोनों का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, एनर्जी गैप, वो काफी कम है। तो ये s ऑर्बिटल, ये सपोज आप px ले लें, ये py ले लें और ये वो pz ले लें, इन तीनों में से इनकी इंटरेक्शन इसके साथ बहुत ज्यादा है। इसी तरह दूसरा जो कार्बन है उसका भी स्फेरिकल ऑर्बिटल है, उसका भी px है, py है और pz है। अब अगर सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम लाइन डायग्राम से ड्रा करें तो 1 2 3 1 2 3 और ये, अब देखिए इसकी कोशिश है कार्बन की कि s ऑर्बिटल s के साथ ओवरलैप करें और p ऑर्बिटल सारे p के साथ ओवरलैप करें। लेकिन अगर यही s ऑर्बिटल इसको छेड़ता है, समझ आ रहे हैं, इसको तंग करता है, तो कार्बन मजबूरी के तहत क्या करेगा, इस ऑर्बिटल को ऊपर ले जाएगा। क्या करेगा, ऊपर ले जाएगा। अगर ये ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा, अब इस s ऑर्बिटल के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ये s ऑर्बिटल इस दूसरे कार्बन s ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग। अब कौन से पॉसिबिलिटीज हैं, ये एक ऑर्बिटल ऊपर चला गया है, ये एक एक ऑर्बिटल ऊपर चला गया है और बाकी के जो ऑर्बिटल है वो आपस में बॉन्डिंग और फिर क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग। और जैसे ही कार्बन को पता चल जाएगा कि अब हाइड्रोजन इंटरेक्शन नहीं कर रहा, तो फिर इसकी बॉन्डिंग px की और px की एंटी बॉन्डिंग। तो इसलिए नाइट्रोजन या जो बोरान है या जो कार्बन है, इसमें ये px py pz से आपको ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की भी बात है। अगर मैं किसी स्टूडेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करता हूं और कोई टीचर उस स्टूडेंट को मिसप्लेस कर दे, मिसप्लेस तो कर देता है लेकिन फिर हम इशारों से बात करते हैं, फिर भी हम अपनी आदत से तंग होते हैं ना, मजबूर होते हैं। इसी तरह ये भी है, ये px ऑर्बिटल को ये क्या कर लेता है, बहुत दूर भगा लेता है, लेकिन फिर भी इनकी आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है। जो s ऑर्बिटल है ना, ये फिर भी इस p के साथ माइनर इंटरेक्शन फिर भी करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो नॉर्मल बॉन्डिंग है उसमें थोड़ा सा अपोजिट है। तो अब अगर आप देख लें, बोरान को चाहिए था या कार्बन को चाहिए था या नाइट्रोजन को चाहिए था कि वो क्या करता, px px के साथ ओवरलैप करता, py py के साथ ओवरलैप करता और pz pz के साथ ओवरलैप करता, तो ये मॉडल मिलता। मगर ये मॉडल हमें नहीं मिलता। उसका रीजन क्या है, इस s ऑर्बिटल का इंटरेक्शन है p के साथ, उसकी वजह से ये जो px है ये आपको ऐसे डायग्राम में ऊपर मिलेगा और py pz आपको क्या मिलेगा, py pz आपको नीचे मिलेगा। अब समझ आइए कि इस डायग्राम में ऐसा क्या है, तो इस डायग्राम में ये फिनोमेना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इन एलिमेंट्स की नंबर बाय नंबर एमओटी मॉडल बनाते हैं और कुछ पोस्टुलेट गेन करते हैं। एग्जांपल कार्बन का लें तो C2 फॉर्मेशन, तो देखें अगेन रिपीट हो जाएगा। अब देखें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2 और 2p2 और यही कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कार्बन का भी है। अब ये देखिए s को छोड़ दे और जो वैलेंस ऑर्बिटल है, पहला है 2s और दूसरा कौन सा है, दूसरा है 2p, सो px py pz। सेकंड कार्बन का भी यही है। अब एनर्जी वेक्टर डायग्राम में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों आप एक दूसरे के आमने सामने लिखें और ये वो s ऑर्बिटल है। तो देखिए अगेन मैं बता रहा हूं, इनका एनर्जी गैप क्या है, कम है ना, तो ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। उस इंटरेक्शन को कम करने के लिए कार्बन सबसे पहले py और pz की बॉन्डिंग और फिर क्या करता है, फिर उसकी एंटी बॉन्डिंग करता है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में हम px की करते हैं पहले, नॉर्मल जो मॉलिक्यूल्स है, और इसमें पहले इसकी जो बॉन्डिंग है वो py और pz की है और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी ओवरलैपिंग करते हैं ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखिए हाइड्रोजन फिर मजबूर होके हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। 2s में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 2 और यहाँ भी 2, तो टोटल 4 है, तो ये 1 2 3 4 और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसकी फिलिंग करें, चूंकि दोनों की एनर्जी सेम है 1 2 3 4। आप ये बताइए कि जो C2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डाई, कौन सा है, डायमैग्नेटिक है, सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो नेचर है वो डायमैग्नेटिक है, नंबर 1। और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है,
बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉलिक्यूल माइनस दैट मॉलिक्यूल, ये आप खुद घर में कैलकुलेट करें। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन। कार्बन के बाद बोरान है ना, तो बोरान में भी यही प्रोसेस है, और इसके बाद नाइट्रोजन है, उसमें भी यही प्रोसेस है। तो बोरान आप खुद ट्राई करें, नाइट्रोजन में देख लेता हूं। अभी तक देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर टीचर इन दोनों को दूर भी बिठाकर रख दे तब भी ये एक दूसरे को क्या करते हैं, तंग करते रहते हैं। तो ये जो एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिटल के ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं और नीचे वाले को बॉन्डिंग कहते हैं। इसका जो एंटी बॉन्डिंग है ना, ये वाला, ये फिर भी इस px के बॉन्डिंग को या एटॉमिक ऑर्बिटल को तंग करता रहता है, और इसका जो बॉन्डिंग है ये उसके ऊपर वाले उसके साथ कितना दूर बैठा है, इससे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक दूसरे को क्या करते हैं, फिर भी इशारे करते हैं, तंग करते हैं। तो मकसद ये है कि ओवरऑल फॉर बॉन्ड स्टेबिलिटी इसका डायग्राम आपको अपोजिट मिलेगा। अब देखिए अगर नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, इसके बाद 2:2 और इसके बाद 2p3। जो दूसरा नाइट्रोजन होगा उसका भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये इसका एनर्जी वेक्टर डायग्राम है। अभी तक देखिए नाइट्रोजन के केस में अगर आप देख ले, ये छोड़ दें, ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p वाले तीन ओरिएंटेशन, ये 2s ऑर्बिटल और p के तीन ओरिएंटेशन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और इसमें कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए होना तो ये चाहिए कि px के साथ पहले मिले, लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो लिहाजा पहले py के साथ तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, और इसके बाद px के साथ बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में पॉसिबिलिटी जो है अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अगर वो ऊपर चला जाएगा तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है और इधर भी 2 है, सो 1 2 3 4। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हैं, 3 और 3 6 है ना, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए ये मॉलिक्यूल जो है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है डायामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग 0 और डिवाइड बाय 2, जवाब क्या आएगा 3। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं। देखिए जब पहला वाला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसके बाद बनने वाले बॉन्ड पाई बॉन्ड्स होंगे। तो देखिए ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ऑब्वियस है, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा अगर पहला वाला पहले के साथ ओवरलैप करता है तो सिग्मा, बाकी के 2 पाई। समझ आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सेम है। अब इधर देखिए बोरान आप खुद ट्राई करें, बोरान का भी यही केस है। एक पॉइंट हमेशा नोट रखें, वो ये है कि अगर कार्बन, बोरान और नाइट्रोजन ये प्रॉपर्टी डिफरेंट शो कर रहा है, प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि ये उस डायग्राम से अपोजिट है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें, इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में पहला px है ना, फिर py है और लास्ट में pz है, और इसी तरह इसके जो एंटी बॉन्डिंग है वो ऐसे है। लेकिन अगर आप ये डायग्राम देख लें, इसमें py pz नीचे है, तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रायंगल की ये है, एक ट्रायंगल है ना, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और ये वाला तीसरा कॉर्नर, और ऊपर का कॉर्नर उसी अबव इसकी तरह है। बस 2 ट्रायंगल को एक ही डायरेक्शन में रखें। ये किसका मॉडल होगा, कार्बन का, बोरान का, नाइट्रोजन का। अब देखिए अगर इसमें मैं कोई मुझसे पूछ लेता है कि आप नाइट्रोजन की करें, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने हैं, टोटल काउंट करें ना, 6 है ना, एक p3 और दूसरा p3। इधर देखें 1 2 3 4 5 और 6, और इसी से बॉन्ड ऑर्डर भी निकालें। तो ये शॉर्टकट की है या ट्रिक है अगर आपके पास ये तीनों मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल किसका हो, बोरान का किसी के साथ कंपाउंड या मॉलिक्यूल हो, जिस तरह बोरान ऑक्साइड, कार्बन का हो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का हो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका भी डायग्राम उसी तरह का होगा जैसे ऐसे है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इन एलिमेंट में ये प्रॉब्लम है ना, तो इनके कंपाउंड में भी यही प्रॉब्लम होगा। तो इन कंपाउंड का जो डायग्राम है वो भी ऐसे बनेगा, एक ट्रायंगल बना ले
और उसके बाद 2 ट्रायंगल बना लें। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है, डरने की बात नहीं। अब देखिए ये कार्बन है, कार्बन है कि नहीं है? कार्बन के आखिरी शेल में पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में तो कार्बन के 2 और ऑक्सीजन के आखिरी पी में 4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? तो बस 6 पुट करें ना, कितना इजी है। 1 2 3 4 5 और 6। डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी वो आप निकाल सकते हैं। क्या होगी बॉन्ड ऑर्डर? देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाय 2 क्या है? 3। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एक जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और बाकी जो है आपके पास क्या है? वो डबल बॉन्ड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज में करवा देता हूं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। -1 -2 क्वेश्चन नंबर 2 NO+1 NO न्यूट्रल NO -1। समझ आ रही? इसी तरह BO+1 BO -1 एटसेट्रा कोई भी आ सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन +1 ऑक्सीजन +2 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -3 स्टार्ट करें। अच्छा यहाँ देखिए शाबाश, डिफरेंट क्वेश्चन जो है इनमें से आपसे कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल का एमओटी मॉडल ड्रा करके आप ये बताइए कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो 3 क्वेश्चन एक ही एमसीक्यू इस तरह कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें कार्बन इन्वॉल्व है ना, कार्बन इन्वॉल्व है तो डायग्राम क्या होगा? अपोजिट होगा, याद है ना। तो उसके लिए शॉर्टकट की ये है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो डायग्राम ऐसे है, एक ट्रायंगल और इसके एग्जैक्टली ऊपर दूसरा ट्रायंगल। अब देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड -1 है तो एक साइड पे कार्बन, दूसरे साइड पे ऑक्सीजन। कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पी के 2। जो ऑर्बिटल है उसमें 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। लेकिन एक -1 भी है तो एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करें? बाहर से भी इसमें डालें। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, 6 है ना, और एक बाहर से आए तो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बहुत सिंपल रूल है, 1 2 3 4 5 6 और 7। पैरामैग्नेटिक है या डाई? पैरामैग्नेटिक है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ये जगह 5/2 2.5। समझ आ रहे? इजी है कि नहीं है? अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड -2 तो आप घर में खुद ट्राई करें। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? इधर आएगा, क्योंकि ये एनर्जी इनकी सेम है तो पहले हम सिंगल सिंगल पेयरिंग करेंगे। इधर -1 के बजाय फिर आप 2 इलेक्ट्रॉन जमा करें। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड +1 का क्या मॉडल होगा, तो देखिए जरा शाबाश, मॉडल यही है ना, एक ट्रायंगल ड्रा करें और इसके नीचे दूसरा ट्रायंगल ड्रा करें बच्चों की तरह। अब देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? पी में 2 और ऑक्सीजन में कितनी है? 4। लेकिन +1 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप निकाले, आपने निकाला है इस कंपाउंड से। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन जब आपने एक निकाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब समझ आइए ना, पैरामैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? खुद कैलकुलेट कर लें। अब देखिए NO है, क्या है? तो अगेन वही किस्सा है कि इसमें डायग्राम उल्ट। तो ये देखें, ये वाला और ये वाला, समझ आ रहे? अब नाइट्रोजन का जो एटम है उसके पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 P3 है ना, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 4। और अगर ये हमसे पूछे कि NO+1 है तो आप इससे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि +1 है ना। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो देखिए 3 और 4 7 से एक निकाले 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि नाइट्रोसल या जो NO ग्रुप है, जो नाइट्रोसोनियम आयन इसको भी कहते हैं, अगर आप इसको कार्बोनिल की तरह बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाले ना, कार्बोनिल की तरह बन जाएगा। सब ये तो -1 है, न्यूट्रल कार्बोनिल की तरह। तो कभी कभार से क्वेश्चन भी करते हैं। अब नेक्स्ट देख लें, अगर आपके पास है कार्बन मोनोऑक्साइड
कौन सा वाला मैंने लगाया, ये दोनों आप फिर खुद ट्राई करें। अगर -1 है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, समझ आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आपकी मर्जी है। इसी तरह बोरान का भी आप खुद 1 बाय 1 कैलकुलेट करें। जो सिंपलेस्ट केसेस हैं, सिंपलेस्ट ये है ना, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, किसी का भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि ऑक्सीजन +1 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैग्नेटिज्म बता दे और एमओटी मॉडल, तो चूंकि ये वो सिंपलेस्ट केसेस है, इनके लिए डायग्राम ऐसे हैं कि px नीचे है और py pz और ऊपर का ट्रायंगल ऐसे ड्रा करें। अब देखिए एक साइड पे दोनों ऑक्सीजन है, तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, मगर +1 है तो एक उससे माइनस करे, तो 4 + 4 से क्या आता है 8 से एक माइनस करे क्या है 7। इस डायग्राम में 7 इलेक्ट्रॉन पुट करें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पैरामैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर खुद निकालें। अब अगर देखें आपसे पूछें कि O+2 का करें, तो +2 से मुराद सेम डायग्राम बना ले, ये सेम डायग्राम है, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। अब +2 है ना तो 2 निकाले, 4 और 4 कितने हैं 8 है ना, और 2 निकाले तो 6, तो 1 2 3 4 5 6 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा वो आप खुद कैलकुलेट करें। इसी तरह बाकी का भी है, इनमें से एक केस कर देता हूं, एक आप खुद करें। अगर ऑक्सीजन O2 -1 है तो अगेन सेम डायग्राम ड्रा करें। अब -1 है, इधर भी 4 और इधर भी 4 और एक इसने लिया है -1 है, ये 9 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि दो चीजें हैं, एक है ऑक्सीजन O2 -1 और एक है ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा ज्यादा मैग्नेटिक है, -1 ज्यादा मैग्नेटिक है या ऑक्सीजन न्यूट्रल है। तो देखिए कर लेते हैं ना, देख लेते हैं, ये एक और ये दूसरा, ये एक और ये दूसरा ट्रायंगल। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और इधर भी 4, लेकिन -1 है तो क्या लगाएंगे, तो 4 + 4 8 -1 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अबल 9 राजी कौन सा वाला देखो +1 ने वो सारा। अच्छा ये 9 का केस है, नहीं ये वाला केस कर रहा हूँ, -1 है तो +1, यस, तो +1 करें 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यस। अब देखिए अगर नॉर्मल ऑक्सीजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, तो वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है ज्यादा है। इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 2 है और उनमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 1 है, तो लिहाजा O2 जो है वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक है एज कंपेयर टू रेड कंपाउंड। समझ आइए कि नहीं है। तो ओवरऑल इसके साथ हमारा जो एमओटी का मॉडल है ये कंक्लूड हो जाता है। अच्छा, इस थ्योरी की भी कुछ खामियां हैं जो मॉडर्न केमिस्ट्री के साथ सिमिलर नहीं है, लेकिन स्टिल इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है, तो लिहाजा ये ज्यादा एप्लीकेबल है। और ये पॉलीएटॉमिक के लिए भी है, लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एमओटी मॉडल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, तो पॉलीएटॉमिक के लिए वो नहीं है। एनी क्वेश्चन शाबाश, चलिए ये काफी है।